वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा इंडियन इकोनॉमी क्लास 12 का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर तक का सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और उन्हें देखिए। उसके बाद आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था। तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हमने पढ़ा था सिस्टमैटिकली जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिशर्स ने। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज जो होती थी उनको ख़त्म करते गए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते गए। और उनका मोटिव क्या था इसके पीछे? टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इंडिया की जो वेल्थ थी, इंडिया उस टाइम पे हम सबने पढ़ा है सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया के जो मसाले थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, वो दूर दूर तक फैले हुए थे। हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा था, हमारी इंटरनेशनल मार्केट जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो उनका क्या मोटिव था? इंडिया की वेल्थ को ख़त्म करना था, उनके रॉ मटेरियल्स। अब इंडिया के पास उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छे रॉ मटेरियल्स थे और प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल जो किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो उस टाइम इंडिया की वेल्थ थी, इंडिया के पास बहुत अच्छे रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे और ब्रिटिशर्स उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। नेक्स्ट, टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटेन। अब उन्होंने इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट को ख़त्म किया और उसे अपने ब्रिटेन के जो फिनिश प्रोडक्ट्स थे उसके लिए एक डोमेस्टिक मार्केट बना लिया। यानी कि जो हमारा बिजनेस था उसे तो बंद कर दिया, चौपट कर दिया और खुद का बिजनेस इंडिया में फैला दिया। ये था ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव। नेक्स्ट, उन्होंने सबसे पहले अब क्या किया था? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हम सबको पता है उस टाइम पे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड थे। इंडियन मार्केट जो थी, मतलब इंडिया का जो इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट्स की, वो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती थी। तो उसका उन्होंने कैसे ख़त्म किया? प्रायर टू ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। पहले जाने जाते थे। ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड दिस, और ब्रिटिशर्स ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? दे इम्पोज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उन्होंने बहुत ही बुरी टैरिफ पॉलिसी होते हैं यानी कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ कांटेक्ट करते हैं, यानी कि जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है टैरिफ। तो बहुत ही बुरी टैरिफ पॉलिसीज़ लगा दी थी। क्या थी? टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, यानी कि रॉ मटेरियल जो इंडिया का कच्चा माल है वो बाहर फ्री में जाएगा। टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इनटू इंडिया। अब जब हम इंडिया में कोई भी बाहर की कंट्री से सामान आता है तो उस पर एक टैक्स लगता है, ठीक है, ताकि इंडियन का जो मार्केट है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो टैक्स हटा दिया, यानी कि ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट वो फ्री में इंडिया आएगा। अब यहाँ से कच्चा माल वहाँ फ्री में जाता था, वहाँ से बना बनाया सामान सस्ते दामों में यहाँ फ्री में आ जाता था। और हैवी ड्यूटीज़ ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। और उन्होंने देखिए बाकी सब तो फ्री कर दिया, रॉ मटेरियल का फ्री एक्सपोर्ट है, ब्रिटिशर्स के फिनिश प्रोडक्ट्स का फ्री इंपोर्ट है, लेकिन जो इंडियन के हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स थे, जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स होते थे, उस पे उन्होंने हैवी टैक्स लगा दिया, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। सो इंडियन के जो प्रोडक्ट्स थे स्टार्टेड लूजिंग द मार्केट। अब इंडिया का जो सामान था हैवी एक्सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा टैक्स है, उसके बाद भी अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई पर्सन बाहर लेके जा रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है सामान टैक्स लगने के बाद। तो इंडियन के जो प्रोडक्ट्स थे उन्होंने अपनी मार्केट को लूज़ करना शुरू कर दिया, यानी कि जो हमारी कस्टमर्स थे वो फिनिश प्रोडक्ट्स की तरफ जो बाहर के बनते थे उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और हमारी मार्केट बिल्कुल खत्म। दे फेस्ड हैवी कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, एक तो हमारा सामान बाहर ज़्यादा महंगा है, इंडिया में भी टैक्स लग रहा है हम पे बहुत ज़्यादा, इंडिया में भी बहुत महंगा है, और कुछ हैंडीक्राफ्ट जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मशीन मेड प्रोडक्ट्स। तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती थी, दूसरा वो इंडियन सामान से सस्ते दामों पे मिलते थे। तो जो हमारे
हैंडीक्राफ्ट्स थे, जो हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा विद मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। इस सब का क्या असर हुआ, क्या एक एज अ होल कंक्लूजन निकला कि इंडियन के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, हमारी जो इंडस्ट्रीज थी हैंडीक्राफ्ट्स की, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब उस टाइम पे जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज वैसे तो थी नहीं, यानी कि क्या है, ब्लीक ग्रोथ थी, बहुत ही कम ग्रोथ थी या नामात्र ग्रोथ थी इंडस्ट्रीज की इन इंडिया। इनिशियली कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स वर सेटअप। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब, या मतलब उससे थोड़ी सी पहले, क्या था, कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स को सेटअप किया गया। कॉटन और जूट के यानी कि कपड़े बनाने का, टेक्सटाइल होता है कपड़े, तो उनकी मिल्स को सेटअप किया गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कॉटन कहाँ पे लगी थी, इन वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल्स लगाई और ये इंडियंस कंट्रोल करते थे। अब जो टेक्सटाइल मिल्स थी वो बंगाल में लगाई गई और वो फॉरेनर्स कंट्रोल करते थे। देखिए अभी भी फॉरेनर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे। हमारी इंडस्ट्रीज जो थी, जो इंडियंस कंट्रोल करते थे, वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर टू बाय फॉरेनर्स। तो इससे क्या, इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री केम अप। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 20th इंडस्ट्री की स्टार्टिंग में, जो 20th सेंचुरी है उसकी स्टार्टिंग में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आने लगी। टिस्को इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। आप सभी ने टिस्को का नाम सुना होगा, क्या है इसकी फुल फॉर्म, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो टिस्को जो था वो 1907 में सेटअप किया गया था। ये एक बहुत ही मतलब बड़ा स्टेप था जिससे थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, बट स्टिल देयर वाज अ ब्लीक ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, यानी कि वहाँ पे उस टाइम, मतलब इंडिया में ही उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल से कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, मतलब नाम मात्र कोई इंडस्ट्री थी ही नहीं लगभग कैपिटल गुड्स की। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वाज एक्सट्रीमली लो। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड। और जो स्टेट का पार्टिसिपेशन था मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो भी बहुत लिमिटेड था। यहाँ स्टेट पार्टिसिपेशन से क्या मतलब है, यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ही कम इनकरेज करती थी इंडियंस को कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीक ग्रोथ थी। दीज पॉइंट्स शोज ब्लीक ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस टाइम जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लीक ग्रोथ थी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।